गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज से नवरात्र शुरू हो रहा है। बहुत ऑस्पिशियस डे है आज। और नवरात्र का एक महत्व है हमारे यहाँ कि नवरात्र के अंदर जितना भी ध्यान या जब तक जितना ज़्यादा हो सके इतना करना चाहिए। और उसके पीछे कुछ कारण भी होते हैं, कुछ उसका अपना एक साइंस होता है। तो जो एक पूरा साल होता है उसके अंदर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि उस दौरान पृथ्वी के ऊपर एनर्जी का सप्लाई बढ़ जाता है। एनर्जी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। तो उस दौरान अगर हम जब तक करते हैं तो वो एनर्जी का फ़ायदा हमें मिलता है। तो नवरात्र का जो समय है, 2 नवरात्र खास करके चैत्र नवरात्र और ये आशो नवरात्र, तो उस दौरान भी एनर्जी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, अवेलेबल है। तो जो दूसरे समय में हम जो ध्यान वगैरह करते हैं उसके बदले ये समय में करते हैं तो और आसानी होती है ये क्रिया करने में और ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो लोग थे जो ये सेंस कर सकते थे कि एनर्जी का फ्लो कब बढ़ता है और उन्होंने ये नोट किया होगा। तो ये हमारे शास्त्रों के अंदर ये समय काफ़ी उपयुक्त है ये प्रैक्टिस के लिए, साधना के लिए। तो 9 दिन में जो है वो वैसे कहिए कि वैसे तो चिट्टी ही कह सकते हैं हम, प्रकृति का है, चिट्टी का है। पर आफ्टर ऑल तो चिट्टी है जो ये तीनों लोक की सर्जनहार है। और उसका जो स्वरूप है, शक्ति स्वरूप, तो शक्ति स्वरूप की ये इसमें उपासना ज़्यादातर होती है। और उसके 3 स्वरूप बताए हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। तो ये 9 दिनों के अंदर पहले 3 दिन जो है वो दुर्गा की उपासना की जाती है। दूसरे 3 दिन जो होते हैं उसमें लक्ष्मी की उपासना की जाती है। और तीसरे 3 दिनों में सरस्वती की उपासना की जाती है। और ये तीनों जो स्वरूप है उसके साथ 3 गुण भी जुड़े हुए हैं। दुर्गा के साथ तमस गुण है, लक्ष्मी के साथ रजोगुण है और सरस्वती के साथ सत्व गुण है। अब यहाँ दुर्गा के साथ तमस है, मतलब तमस है भाई वो कोई खराब चीज़ है ऐसा नहीं है। ये तीनों चीज़ की जीवन के अंदर ज़रूरत होती है बैलेंस करने के लिए। तो वास्तव में तो तीनों गुणों होने चाहिए, पर वो बैलेंस के अंदर होने चाहिए। तो दुर्गा का जो तमस का मतलब क्या है कि जो सृष्टि का जो लय करता है, प्रलय आता है, सृष्टि को बैलेंस करने के लिए प्रलय की भी ज़रूरत है, सर्जन की भी ज़रूरत है, विसर्जन की भी ज़रूरत है। खाली सर्जन होता रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, और खाली विसर्जन होता रहेगा तो भी मुश्किल हो जाएगी। तो सर्जन और विसर्जन का जो है बैलेंस होना चाहिए। तो दुर्गा का काम जो है वो बैलेंस कर, ये विसर्जन करके बैलेंस करने का है। और लक्ष्मी जो है वो रजोगुण है। तो रजोगुण जहाँ होता है वहाँ क्रिएटिविटी होती है। जो कुछ सर्जन करना होता है तो रजोगुण की जरूरत पड़ती है। और सत्वगुण जो है वो तमस और रजस को बैलेंस करता है। सत्वगुण के बिना ये 2 गुण का कोई महत्व नहीं है। सत्वगुण ही इसको बैलेंस कर सकता है। इसीलिए सत्व, रजस, तमस और ये दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा इन दिनों के अंदर की जाती है। और हर 9 दिन है उसके अंदर ये उसका एक नाम भी दिया जाता है। जैसे कि भाई आज का दिन है वो शैली पुत्री उसको कहते हैं। तो शैली पुत्री मतलब कि जो हिमालय है, हिमालय की पुत्री, ये सती ने जब हिमालय के यहाँ जन्म लिया था तो फिर उसको शैलपुत्री कहते थे। तो इस तरह ये नवरात्र जो है उसका एक महत्व है। दूसरी एक बात, इवोल्यूशन की तवरिया जी ने ये
पर्पस के अंदर बहुत अच्छी कही है, वो एक कई लोग जानते नहीं होंगे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो हमारा व्यक्तिगत इवोल्यूशन ही होता है, और हम जो साधना करते हैं इससे व्यक्तिगत इवोल्यूशन होता है। पर इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे जो है तत्व जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये है कि इवोल्यूशन के अंदर जो जागृति होती है, तो ताया जी कहते हैं कि जागृति की सीढ़ी पर हम मानव जो है, मतलब हमारी यहाँ की मनुष्य जाति, पृथ्वी पर की मनुष्य जाति है, वो सबसे नीचे स्टेप के ऊपर है। तो आप सोचिए कि हमारी जो जागृति है पृथ्वी के ऊपर, वो ये मनुष्य जाति, क्योंकि मनुष्य जाति सिर्फ यहाँ नहीं है, अलग अलग ग्रहों के ऊपर या और कहीं भी हो सकती है। तो जहाँ भी अलग अलग मनुष्य जाति है, और उन लोगों ने हमसे बहुत आगे, बहुत काफ़ी विकास कर लिया है, और इवोल्यूशन में भी वो लोग आगे हैं। तो हमारा जो मानव समाज है वो सबसे नीची पायदान के ऊपर है, ऐसा तावरिया जी कहते हैं। दूसरा जो है वो ये जागृति की सीढ़ी का जो क्रम है, उसके अंदर सिर्फ मानव जागृति या मानव ही इवोल्यूशन नहीं करता है, उसके अंदर कौन कौन है, तो ये तावरिया जी ने बताया है कि जैसे हम तो करते हैं मानव, उसके अलावा ग्रह जो है, जो सब प्लेनेट्स है, वो भी इवोल्यूशन के अंदर है। सूर्य, तारा, जो अलग अलग तारे हैं विभिन्न विश्व के अंदर, यूनिवर्स के अंदर तो बहुत सारे तारे हैं, तो वो सब भी उनका भी एक प्रोग्रेस होता है, इवोल्यूशन होता है। फिर ये सूर्य, तारा वगैरह मिलके जो बनता है वो आकाशगंगा होती है। आकाशगंगा का भी अपना एक प्रोग्रेस होता है इवोल्यूशन के अंदर, और उसकी भी अपनी एक जागृति है। और आकाशगंगा का समूह होता है, वो भी एक अपने आप में एक अलग एंटिटी ही है। और लास्ट में जो है वो पूरा यूनिवर्स, भूस्व तन तीनों जो है, वो पूरा विश्व यूनिवर्स जो है, उसकी भी एक अपनी एंटिटी है, और उसका भी एक विकास इवोल्यूशन होता जाता है। अब ऐसा सवाल हो सकता है कि भाई चलो, मानव तो मानते हैं कि मानव के अंदर तो आत्म तत्व है, तो इसीलिए उसका तो इवोल्यूशन हो सकता है। दूसरे जो है ग्रह, सूर्य वगैरह, उसका इवोल्यूशन कैसे हो सकता है, तो उसका भी जवाब तावरिया जी ने दिया है। उन्होंने पर्पस में 4 प्रकार के डिवाइन फ्रेगमेंट बताए हैं। डिवाइन फ्रेगमेंट मतलब आत्म तत्व, और डिवाइन होलनेस मतलब परमात्मा तत्व। तो एक जो है वो इमेंस है, जो बहुत बड़ा होते हैं, वो इसको इमेंस कहते हैं। दूसरा है लार्ज है, तीसरा है स्मॉल है, और चौथा है फाइनाइट है। तो आकाशगंगा और आकाशगंगा का समूह है वो इमेंस डिवाइन फ्रेगमेंट है। उसके अंदर भी डिवाइन फ्रेगमेंट है, आत्म तत्व है। हम ऐसे मानते हैं कि भाई ये तो स्थूल चीज़ है, उसके अंदर कहाँ जीव होगा, उसके अंदर कहाँ आत्मा होगा, पर नहीं, ये तावरिया जी ने बताया हुआ है कि ये सब प्रकार के ग्रह से लेके सूर्य, तारा, आकाशगंगा, सबके अंदर आत्म तत्व है। तो आकाशगंगा के अंदर जो आत्म तत्व है वो बहुत इमेंस है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। फिर सूर्य, तारा के अंदर जो है वो आत्म तत्व को लार्ज कहा है, वो हमसे तो बहुत बड़ा है, इसलिए उसको लार्ज कहा है। फिर ग्रह के अंदर जो आत्म तत्व है उसको स्मॉल डिवाइन फ्रेगमेंट कहा, और मनुष्य के अंदर जो आत्म तत्व है उसको फाइनाइट ये डिवाइन फ्रेगमेंट कहा। तो ये कई लोगों को ये जानते नहीं होंगे, और आश्चर्य भी होता होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आत्म तत्व दूसरी ऐसी स्थूल चीज़ों में भी। पर ये जब तक हम जागृति क्या है और उसका अनुभव नहीं करते, तब तक ये सारी चीज़, क्योंकि उन लोगों ने ये जागृति से ये सब महसूस किया होता है, और इतनी ऊंची जागृति जब प्राप्त होती है तो सारी चीज़ें समझ में आती है। तो इस तरह इवोल्यूशन के अंदर ये सारे जो है, ये सूर्य, तारा, ग्रह सब लगे हुए हैं। और हमारी जो मनुष्य जाति है वो तो जागृति में बहुत नीचे की अवस्था के अंदर है। तो ये जो है, इसीलिए हमें जो प्रयत्न करते हैं तो हमारी जागृति भी बहुत धीरे धीरे बहुत कम बढ़ती है, पर हम इंडिविजुअल प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा जानकारी देनी थी। अब
आज का पढ़ते हैं। 6th मीटिंग बहुत लंबी है, आज तो ख़त्म नहीं होगी और एक दिन लेना पड़ेगा तब ख़त्म होगी। आज देखते हैं कितना ख़त्म होता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम की बात हो रही है और ख़ास करके उसके अंदर एक्टिव अवेयरनेस जो ज़रूरी है उसकी बात इसमें हो रही है। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब जो ये वाइटल एरियाज 3 प्रकार के ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के हैं वो पढ़ना बाकी है। पेज नंबर 84 जेरोक्स कॉपी में है और 312 जो है वो ब्लैक बुक के अंदर है। There are 3 vital areas of the human organism. 1. Thinking instrument area of meaningful living. B. Yes, 2. Breathing area of survival and improving structure by introducing rhythm. And 3rd. Digestive and regenerative areas to make a human being complete or whole. तो 3 हमारा पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब जो देह तंत्र है, बॉडी ब्रेन सिस्टम जिसको कहते हैं, बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है आत्मा के अलावा जो कुछ है वो सब जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। तो उसका पहला पार्ट जो है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया है। ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया है, इसके द्वारा ही हमारी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल रहती है, क्योंकि विचार अंदर आते हैं और विचारों के द्वारा हम दुनिया को महसूस कर सकते हैं, सब चीज़ समझते हैं और इसीलिए हमारे लाइफ जो है वो मीनिंगफुल, ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट या ब्रेन या विचार प्रक्रिया जिसको कहते हैं वो ज़रूरी है। विचार प्रक्रिया निकम्मी चीज़ नहीं है, उसके और कुछ लिमिटेशंस है, वो अलग बात है। दूसरी बात जो है ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग है तो सर्वाइवल है हमारे अंदर, जीने के लिए प्राण, और जो प्राण या श्वास जो है वो अंदर आता है तो ही हम जी सकते हैं। तो ब्रीदिंग तो एक है ही, पर उसके साथ में रिदमिक ब्रीदिंग होना जरूरी है। सामान्य ब्रीदिंग जीने के लिए ठीक है, पर इवोल्यूशन के लिए रिदमिक ब्रीदिंग का होना जरूरी है, तो हम इवोल्यूशन में या प्रोग्रेस में जा सकते हैं। और तीसरी बात डाइजेस्टिव और रीजनरेटिव एरिया, और उससे जो है हमारा ह्यूमन बीइंग जो है वो कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, समग्र होता है। तो ये 3 वाइटल एरियाज जो है वो जो हमारे लाइफ से या हमारा ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। ईच एरिया हैज इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड ब्रेन एरियाज ए एंड बी विद द एड ऑफ माइनर ब्रेन्स कैन टेक केयर ऑफ दिस वाइटल एरियाज। अब जो है वो हर जो ये है अलग अलग वाइटल एरियाज है उसके अपने अपने इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग साधन है। जैसे कि ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का एरिया है तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में जो ब्रेन है वो उसके अंदर आता है। ब्रीदिंग का जो है तो ब्रीदिंग एपरेटस जो है हमारे है, लंग्स वगैरह और पूरी सिस्टम। और तीसरा जो है वो डाइजेस्टिव और रिजनरेटिव जो सिस्टम है, ये अपने अपने उसके इंस्ट्रूमेंट है। और ब्रेन के भी 2 हिस्से है, जैसे कि एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का और दूसरा अपकीप का, जिसको हम कहते हैं अपकीप का एरिया। तो दोनों और उसके साथ में माइनर ब्रेन्स माने जो चक्र वगैरह दूसरे जो है वो सारी चीज़ें मिला के ये तीनों वाइटल एरिया की संभाल रखते हैं, केयर लेते हैं। Yet in spite of the minor brains and brain areas A and B and all the necessary instrumentation, no single process in either of the area is possible in absence of the important catalyst. अब ये सब तो है, सब सारी प्रक्रिया, जैसे कि भाई एक दिया जलाना है तो दिया की सब सामग्री मौजूद है, घी तेल है, दिए का ये है, जो वात ज्योत है वो सब कुछ तैयार है, पर अगर अग्नि नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। इसीलिए ये सारे हमारे अंदर की जो सब साधन तो है, पर एक चीज़ की ज़रूरत है, एक चीज़ जो है उसको कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट माने कि उत्प्रेरक। कैटालिस्ट वो होता है कि जिसकी प्रेजेंस के अंदर दूसरी क्रियाएं घटित होती है, उसकी खाली प्रेजेंस की ज़रूरत है, वो उसका इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आता है तो उसकी प्रेजेंस के अंदर ही
चीज़ें जो है वो गतित होनी चालू हो जाती है, उसको कैटालिस्ट कहते हैं। ए कैटालिस्ट इज एन occurrence of a reaction between two or more elements in presence of a third which itself takes no part in the reaction uninvolved, but in whose absence no reaction will occur. अब ये जो है यही बात है कि जो दो या इससे ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो उसको ये कोई ऐसा कैटालिस्ट होता है, उसकी जब प्रेजेंस होती है तो फिर ये दोनों जो एलिमेंट्स है, 2-3 एलिमेंट्स है, वो उसके द्वारा एक रिएक्शन या एक प्रकार की कोई नई प्रक्रिया बनती है। जैसे कि हवा के अंदर 2 गैसेस के हमने इकट्ठा तो किया, पर अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है कैटालिस्ट के रूप में, तो वो 2 गैस जो हो मिलके कुछ तीसरी चीज़ नहीं बनेगी। तो इसी तरह ये जो है वो कैटालिस्ट के रूप में ये काम करता है, पर वो अनइन्वॉल्व है, उसकी खाली प्रेजेंस होनी जरूरी है। What is this catalyst we are talking about? It is the infinite mind, the individual's mind, the chitti and the chitta flowing through each individual ceaselessly, including the head brain, minor brains and the whole organism. अब कैटालिस्ट क्या है हमारे अंदर? तो हमारे अंदर जो इन्फिनाइट माइंड अंदर आता है और जो इंडिविजुअल माइंड बनता है, तो बाहर प्रकृति के अंदर इन्फिनाइट माइंड जो है वो कैटालिस्ट है, और हमारे अंदर जो है वो इन्फिनाइट माइंड जो है वो इंडिविजुअल माइंड बनता है, तो वो कैटालिस्ट का रूप लेता है। तो बाहर जो है वो चित्ती है और वही अंदर आती है तो वो चित्त बन जाता है, और इसके द्वारा अंदर जो हमारे हेड ब्रेन से और दूसरे माइनर ब्रेन से वगैरह वगैरह जो है वो अंदर उसके कारण क्रिया करता है। तो ये एक प्रकार की समझो कि हम एक एग्जांपल बार बार देते हैं कि भाई कंप्यूटर तो है पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, सब कुछ है, डेटा है, पर अगर इसको हम इनपुट नहीं देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का तो वो कुछ दिखाई नहीं देता, वो काम नहीं करता है। तो जो चिट्ठी है और वो जो चिट बन के अंदर आती है वो एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, और जैसे कंप्यूटर है वो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है, वो ये कंप्यूटर जैसा है, और वो ये फ्लो अंदर आता है, इसके कारण ये काम कर सकते हैं। इन्फिनाइट माइंड कैन penetrate any substance in the universe. So try to understand this infinite mind, the individual mind, but it is only a catalyst and there is no involvement of it in our thinking processes, only the observing and the arising and passing away. Grasp this thought well. तो ये तत्व है, इतना सूक्ष्म तत्व है कि वो कहीं भी पेनिट्रेट कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घुस सकता है। कोई हार्ड चीज़ या कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती है। पृथ्वी के अंदर, पाताल के अंदर उसको जाना है तो वहाँ भी वो पेनिट्रेट करके जा सकती है। समंदर में जाना है तो वहाँ भी जा सकती है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि ये जो सब्सटेंस है या ये जो इन्फिनाइट माइंड है वो जा नहीं सकता है। पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी वो पेनिट्रेट कर सकता है, और ये खास हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इन्फिनाइट माइंड और इंडिविजुअल माइंड किस तरह काम करता है, ये कैटालिस्ट के रूप में ही काम करता है, और उसका कोई दूसरा रोल नहीं है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। थिंकिंग प्रोसेस चल रही है तो उसके अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और कोई प्रोसेस के उसका काम इतना ही है कि ऑब्जर्व करना है, और फिर अराइजिंग एंड पासिंग अवे आता है और फिर वो चला जाता है। देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि चाहे इन्फिनाइट माइंड है, इतना बड़ी चीज़ है, पर वो भी अराइजिंग और पासिंग अवे के नियम को वो ओवरकम नहीं कर सकते। उसको भी ये नियम तो लागू होता ही है। कोई ये परमानेंट नहीं है कि इन्फिनाइट माइंड आ गया तो अंदर बस टिक गया, ये उसके लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि पूरा जो स्ट्रक्चर या पूरी सृष्टि जो बनी है ये अराइजिंग और पासिंग अवे के प्रिंसिपल के ऊपर ही बनी है। उदय होता है और लय होता है, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर होता है या फिर उसका स्पान ज़्यादा भी हो सकता है, पर अराइजिंग और पासिंग अवे ये फंडामेंटल नियम है। तो इन्फिनाइट माइंड भी जो है
वो हमारे अंदर आता है और फिर तुरंत निकल जाता है, फिर दूसरा उसके पीछे दूसरा है, उसका फ्लो चालू रहता है। तो फ्लो रहता है, जैसे एक नदी होती है तो नदी का फ्लो होता है, इसका मतलब ये नहीं कि यही पानी है। एक पानी जो हम देखते हैं वो पानी तो फिर तुरंत आगे निकल जाता है, पर इसके पीछे दूसरा पानी है, इसलिए हमें उसकी कंटिन्यूटी लगती है। तो इन्फिनाइट माइंड का भी इसी तरह का है। इट इज डिफिकल्ट फॉर एन इंटेलेक्चुअल और ए थिंकर टू अप्रिशिएट दैट द intense mental activity is not his own but instead is that of his nervous system। अब कई बार ऐसा हमको हमारे अंदर जो कोई प्रोसेस चलती है, जैसे कि अंदर एक कोई विचार प्रक्रिया चलती है और अंदर एक अच्छा विचार आ गया, तो हम क्या कहते हैं कि मुझे एक अच्छा विचार आ गया, मेरा विचार, हम ऐसा कहते हैं। पर ये हमारा विचार नहीं है, क्योंकि ये अंदर को जो नर्वस सिस्टम, जो एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस चालू रहती है, हमारे जान के बिना, हमारे ध्यान के बिना वो प्रक्रिया चालू रहती है और उसके द्वारा ऐसी चीज़ें जो है वो निकलती रहती है। तो ये चीज़ जो है वो, इससे हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये मेरी है। पर क्या है कि कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होती है तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, वो ऐसा ही मानता है कि भाई ये मेंटल एक्टिविटी तो मेरी है, मेरे अंदर से आई। द पर्पज इज टू मेक सच एक्टिविटी इज ओन इवेंचुअली। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये सारी चीज़ें जागृति पूर्वक होने चालू हो जाएगी, तब फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये हाँ हमारी ये चीज़ है, ये हमारा अंदर से एक आया हुआ क्रिएशन है। और यही इसका पर्पज भी है कि जो अभी मैकेनिकल हो रहा है या एक न्यूरल प्रोसेस के कारण ऑटोमेटिक रूप में जो चल रहा है, हो रहा है, उसके बदले में ये चीज़ जागृति से बननी चालू हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमारी ओन है। और ये उसका पर्पस भी है कि इसको जागृति पूर्वक किस तरह बनाया जाए। बट एट प्रेजेंट टू थिंक इट इज वंस ओन इज एन इल्यूजन। तो अभी हम अगर मानते हैं कि ये तो देखो मेरी है और मेरा अंदर सर्जन हुआ है, तो ये गलत है, एक भ्रमना है। वन कैन बी कन्विंस्ड दैट वंस बिहेवियर इज मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक। अवेयरनेस शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर थॉट प्रोसेसेस। अवेयरनेस इज द रिलेशनशिप और ऑर्गेनिज्म टू न्यूरल प्रोसेस विच क्रिएट एक्सपीरियंस फॉर द एक्सपीरियंसर। तो हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई हमारा जो बिहेवियर है वो मैकेनिकल है और ऑटोमेटिक है। हम कुछ करते नहीं हैं, हम कुछ सोच के नहीं करते हैं, मैकेनिकल हो जाता है। एक चीज़ बाहर घटित होती है तो उसके सामने दूसरी चीज़ हमारे अंदर घटित होती है, एक्शन और रिएक्शन, इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा चालू रहती है और ये ऑटोमेटिक होती है, मैकेनिकल होती है। ये तो अगर हम थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। और अवेयरनेस जो है वो एक और अवेयरनेस है और दूसरी ओर जो है वो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है। तो थॉट प्रोसेस को अवेयरनेस समझ लेने की गलती नहीं करना है। अवेयरनेस एक अपने आप में एक अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। और थॉट प्रोसेस जो है वो न्यूरल प्रोसेस है, तो वो अपने आप में चलती रहती है। हाँ, हम वो न्यूरल प्रोसेस के प्रति अवेयर हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर जब वो ऑटोमेटिक या मैकेनिकल चलती है तो वहाँ अवेयरनेस नहीं होती या बहुत कम होती है, पर वो थॉट प्रोसेस अपने आप में चलती रहती है। और अवेयरनेस क्या है? तो वो एक ऑर्गेनिज्म और न्यूरल प्रोसेस के बीच में जो कुछ घटित होता है और एक उसमें से जो एक एक्सपीरियंस निकलता है, तो वो चीज़ जो है, वो दोनों का जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म और न्यूरल प्रोसेस का, वो दोनों की का रिलेशनशिप के कारण एक अंदर अनुभव उत्पन्न होता है और जो अनुभव करता है वो उसको महसूस करता है। दूसरी सिंपली क्या है, तो भाई ऑर्गेनिज्म और न्यूरल प्रोसेस मतलब कि हम कुछ मानो कि बाहर कुछ देखते हैं, तो बाहर देखते हैं तो हमारा जो अंदर न्यूरल प्रोसेस और ऑर्गेनिज्म का एक प्रक्रिया बनती है और जो बाहर देखा उसका हमें एक एक्सपीरियंस हुआ, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो हमारा अनुभव करता जो है एक्सपीरियंसर है, उसको वो अनुभव होता है।
तो ये अवेयरनेस है। कहने का मतलब कि बिना अवेयरनेस के ये ऑर्गेनिज्म और न्यूरल प्रोसेस चलती है, तो अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर वो उसका अनुभव नहीं होता है, वो मैकेनिकल हो जाता है और वो फिर अनुभव में चीज़ नहीं आती है। जैसे हम रास्ते पर से जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके ऊपर नज़र पड़ती है, पर वहाँ हमारी अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो चीज़ का हमें अनुभव नहीं होता है। बाद में शायद पता चले कि हाँ हाँ ऐसा कुछ कुछ देखा था, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस के कारण। पर जब हम बिना अवेयरनेस को एक कोई क्रिया करते हैं तो हमें वो अनुभव नहीं होता है। अवेयरनेस इज टू बी न्यूरल प्रोसेस नहीं समझा। न्यूरल प्रोसेस मतलब ज्ञान तंतु की प्रक्रिया, जो ब्रेन के अंदर ज्ञान तंतु की प्रक्रिया होती है उसको न्यूरल प्रोसेस कहते हैं। अवेयरनेस, हाँ, अवेयरनेस इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सेंसरी रिस्पॉन्स, फ्रॉम बेसल गैंग्लिया रिस्पॉन्स, फ्रॉम फ्रंटल लोब रिस्पॉन्स एंड ऑफ द कोरिलेशन सेंटर्स। अब अवेयरनेस को ये चीज़ से अलग करके समझना जरूरी है। जैसे कि हमारे अंदर सेंसरी रिस्पॉन्स होता है, देखते हैं और फिर उसके द्वारा आँख देखती है और उसके द्वारा कुछ जानती है, तो एक सेंसरी रिस्पॉन्स हो गया। या फिर गैंग्लियुलर रिस्पॉन्स होता है जो ज्ञान तंतुओं का होता है। सेंसरी रिस्पॉन्स इंद्रिय की प्रतिक्रिया है, जो गैंग्लियर रिस्पॉन्स जो होता है वो ज्ञान तंतुओं की प्रक्रिया है। इसी तरह फ्रंटल लोब जो है वहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन एरिया है, वहाँ भी प्रक्रिया चलती रहती है। और कोरिलेशन सेंटर जो है हमारे आईएसएम केंद्र जो है वो उसके संबंधित केंद्र होते हैं। तो ये सब जो है वो अपने आप में स्वतंत्र रूप में काम करते रहते हैं, और हो सकता है कि वहाँ कोई डायरेक्ट अवेयरनेस न हो, फिर भी ये सब काम करते हैं। तो अवेयरनेस और ये चीज़ों को एक अलग समझना जरूरी है, उसके बीच में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या तफावत है, वो जानना जरूरी है। देन ओनली वी कैन फेस आवर प्रॉब्लम। अब क्या है कि वहाँ अवेयरनेस नहीं है और ये सारी क्रियाएं अपने आप में चलती रहती है उस एरिया के अंदर, तो उसके कारण हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं। अलग अलग एरिया के अलग अलग चीज़ों का प्रॉब्लम आता रहता है। अगर वहाँ अवेयरनेस होती है तो फिर हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा एक अवेयरनेस मानो कि एक प्रकार की लाइट है। अगर अंधेरा है और वहाँ लाइट डालते हैं तो प्रकाश से पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ है। तो अवेयरनेस एक प्रकार की लाइट है, जब वो आती है तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेती है और हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। देन वी कैन आस्क व्हाट एल्स इज देयर, व्हाट कैन अ पर्सन डू विच इज neither movement nor sensing nor emotional feeling nor इंटेलेक्शन। तो ये जो चीज़ें जो है वो इसके बदले में क्या है, तो वो कहते हैं कि भाई एक ही चीज़ है कि अवेयरनेस जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि इन सब चीज़ों से परे की चीज़ है। हाँ, सेल्फ हमारा इसके अंदर एंगेज होता है, और वो एक जो शुरुआत की जो एक्टिव अवेयरनेस, मतलब कि कोई क्रिया करते हैं तो शुरुआत में हमारे अंदर एक एक्टिव अवेयरनेस आ जाती है, और फिर वो ऊपर की, जैसे कि ऊपर की जो प्रक्रिया ये सब बताई, तो वो शुरुआत होती है उसके अंदर, तो एक अवेयरनेस एक शुरुआत के अंदर आ जाती है और उसके अंदर हमारा सेल्फ का एंगेजमेंट भी हो जाता है। इस एक प्रकार की ये एक्टिविटी है। और एक नॉर्मल अवेयरनेस जो है वो हमारी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जो एक चीज़ होती है जो जिसको हम कहते हैं कि प्री डिटरमाइंड सिचुएशन, मतलब कि एक स्थिति है कि जिसके अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा ही हो सकता है, प्री डिटरमाइंड सिचुएशन है। तो उसके अंदर जो हमारा जो अवेयरनेस होती है वो एक नॉर्मल अवेयरनेस होती है और उसमें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बनता है, तो वो उसको हम पैसिव अवेयरनेस भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली जो हमारी लाइफ चलती है तो ये पैसिव अवेयरनेस से ही चलती है, क्योंकि ज़्यादातर प्री डिटरमाइंड सिचुएशन ही होती है। प्री डिटरमाइंड मतलब कि हम जानते हैं कि भाई ये ऐसा ही होता है और इसका ऐसा ही एक रिस्पॉन्स हमारा होता है। मानो कि किसी ने गाली दी तो हमारे मुंह से भी गाली निकल जाएगी, किसी ने हमें ज़रा प्रेम से बात की
तो हो सकता है हमारे अंदर से भी एक प्रेम का भाव निकल आए। तो ये एक प्री डिटरमिन्ड सिचुएशन होती है और इसके अंदर हमारा इस तरह का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम पैसिव कह सकते हैं कि ये पैसिव इसका कैरेक्टर है। पर हमें जो करना है और लाना है वो एक्टिव अवेयरनेस या जिसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं, इस तरह की हमें चीज़ के सारी क्रिया करनी चाहिए। एंड इन दिस मैनर व्हाट इज वन अवेयर ऑफ? One can be directly aware of one's own organism and the stimulus response or impulse behavior pattern of the organism. तो अवेयर होना है वो किस चीज़ के प्रति होना है? हम अवेयर तो कहते हैं, तो दो चीज़ है, एक चीज़ मैकेनिकल चलती रहती है और दूसरी अवेयरनेस के साथ वो चीज़ घटित होती है। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो जो चल रहा है और ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे अंदर जो स्टिम्युलस रिस्पॉन्स की जो प्रक्रिया होती है, स्टिम्युलस रिस्पॉन्स मतलब कोई चीज़ हमें बाहर से उत्तेजित करती है, कुछ देखते हैं और हम उत्तेजित होते हैं और उसका रिस्पॉन्स देते हैं। कोई अच्छी गाड़ी देखी तो अंदर एक स्टिम्युलेशन हुआ कि चाहे भाई ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए और इसके अंदर एक रिस्पॉन्स हमारे अंदर इस तरह का आता है, या इसको हम इम्पल्स बिहेवियर पैटर्न भी कह सकते हैं। तो ये जो चल रहा है अंदर स्टिम्युलेशन और रिस्पॉन्स का, ये गेम चल रही है हर समय। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हर समय हमारे अंदर एक कुछ रिस्पॉन्स आता है। हर चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, एक रिस्पॉन्स अंदर से आता है। उसके प्रति अगर हम डायरेक्टली जागृत हो सकते हैं तो वो ज़रूरी है कि भाई हम ये इस प्रक्रिया है, ये जो चल रहा है इसके प्रति हमारा जागृत रहना जरूरी है, जागृत उसके प्रति रहना है। द टेंशन इन आवर फेशियल मसल्स, cheeks, forehead, lips, jaws, and a combination of all this and such awareness is a consciously active one. अब कोई आदमी टेंशन में आता है तो हम देखते हैं कि भाई उसके चेहरे के जो सब जो मसल्स है, उसके चीक्स है, गाल है, उसका फोरहेड है, होठ, उसके जड़बे हैं, सब कुछ एक टाइट हो जाता है, टेंशन होता है तो हम ये देखते हैं। अब ये चीज़ जो है वो एक प्रकार की अवेयरनेस ही है। ये यहाँ वो व्यक्ति चाहे खुद अवेयर नहीं होगा कि ये ऐसा हो रहा है, पर एक अवेयरनेस है वो ये चीज़, और ये एक प्रकार की इसको हम सक्रिय जागृति कह सकते हैं। व्यक्ति उसके प्रति जागृत नहीं है, पर ये जागृति की एक प्रक्रिया का भाग है, ऐसा हम कह सकते हैं। वी कैन ट्रीट in the same manner our posture from time to time, and also our gestures and movements of arms, legs, head, shoulders, in walking, in voice, intonations that accompany. All this can be consciously and actively be observed. अब जो है जिस तरह हमारे अंदर ये मसल्स टाइट होते हैं टेंशन के दौरान और हम वो एक कॉन्शियस प्रक्रिया होती है, उसी तरह हमारा जो बॉडी के अंदर जो हम हाथ पैर हिलाते हैं या और जो प्रक्रिया करते हैं, हम चलते हैं, इवन बोलते हैं, सुनते हैं, कोई संगीत का हम सुनते हैं, ये सारी चीज़ों जो है वो भी इस तरह की कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ में या सक्रिय जागृति के साथ में ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये चीज़ें जब होती है तब इसका हमारा काम उसको ऑब्जर्व करना है कि भाई हम इसको एक्टिवली किस तरह ऑब्जर्व करते हैं कि देखो ये अभी जैसे कि हमने ये अपनी प्री सेंसिंग के अंदर देखा था कि भाई कोई भी मूवमेंट करने की इच्छा होती है तो अंदर हम जागृत बन जाते हैं कि और फिर जागृति पूर्वक क्रिया करते हैं। जैसे कि खुजली आती है और खुजलाना है तो जागृति पूर्वक हम खुजलाते हैं और फिर धीरे से हाथ को हटा देते हैं, तो एक जागृति पूर्वक की क्रिया होती है। इसी तरह हर चीज़ जो होती है उसके दौरान हमें इस प्रकार की जागृति से करना है और एक अंदर ऑब्जर्वेशन भी रहता है कि भाई इस तरह ये हो रहा है। और एक्टिव अवेयरनेस ऑफ दीज शुड टेक प्लेस कॉन्करेंटली विदाउट देयर हैपनिंग। अब जो ये है कि ये जो
हमारी अवेयरनेस किस तरह की होनी चाहिए कि जो क्रिया हो रही है पर एक मतलब कि क्रिया नहीं है तब भी इस प्रकार की जागृति होनी चाहिए विदाउट देयर हैपनिंग। मतलब जैसे कि ऊपर देखा कि कोई क्रिया हो रही है और उसके बाद में हमारी साथ में जागृति चलती है। अब यहाँ ऐसा है कि जागृति है और क्रिया नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भाई क्रिया हो तभी जागृति आनी चाहिए, क्रिया नहीं है फिर भी हम जागृत है। जैसे कि बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई क्रिया नहीं है, पर फिर भी हम जागृत है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो अवेयरनेस की, एक्टिव अवेयरनेस उसको कहेंगे, और वो स्थिति आनी चाहिए। फॉर लेटर ऑन दिस बिकम एन एक्सरसाइज ऑफ मेमोरी एंड इज ए थॉट प्रोसेस एंड इज नॉट एक्टिव अवेयरनेस we are talking about. This primary distinction between awareness either passive or active and the thought and neurological process must be kept in mind always. अब जो है ये है, तो फिर आगे जाके ये चीज़ एक जो एक हमारी मेमोरी की एक्सरसाइज के रूप में ये चीज़ बन जाएगी और वही थॉट प्रोसेस बन जाएगी। पर ये जो तावड़िया जी जो जिसको एक्टिव अवेयरनेस कहते हैं वो ये चीज़ नहीं है। एक्टिव अवेयरनेस मतलब कि कोई क्रिया के दरमियान हम जो अवेयरनेस होते हैं वो भी एक प्रकार की एक अवेयरनेस है, पर एक अवेयरनेस की एक दूसरी भी एक स्थिति है कि जो हो रहा है और उसके प्रति व्यक्ति अंदर से अवेयर है। तो अवेयरनेस की तो अलग अलग बहुत सारी ये उसके फेजेस होते हैं, पर एक नॉर्मल कोर्स में हम क्रिया करते दौरान अवेयर होते हैं और एक अंदर क्रिया होती है नहीं होती है, एक अवेयरनेस की स्थिति बनी रहती है। तो जो इनको कहना है वो अलग अवेयरनेस की बात है कि जिसमें क्रिया है या नहीं फिर भी वहाँ अवेयरनेस है, वो चीज़ की वो बात करना चाहते हैं। और इसका तफावत क्या है ये भी हमें समझ लेना पड़ेगा कि अवेयरनेस क्या है। अभी हम एक्टिव अवेयरनेस में या पैसिव अवेयरनेस में या फिर विचार प्रक्रिया क्या है या ज्ञान तंतुओं की प्रक्रिया क्या है, ये सबको भी हमें उसका डिफरेंस क्या है वो समझ लेना जरूरी है। What will such a practice develop? A. Active awareness or mindfulness replacing passive awareness. B. Develop the practice of passing from the state of brain processes to mind state. This is the most important development that is possible in an individual. तो अगर इस प्रकार की हम प्रैक्टिस करते हैं अवेयरनेस के साथ या एक्टिव अवेयरनेस के साथ में या फिर और गहरी अवेयरनेस के साथ में जीते हैं तो क्या डेवलप होता है। तो एक तो जो हमारे जो अंदर जो नॉर्मली हम पैसिव अवेयरनेस से ही जीते हैं, हर काम काज करते हैं वो पैसिव अवेयरनेस से करते हैं धीमे धीमे या इसको कहें या ऑटोमेटिक फॉर्म में करते हैं। इसके बदले में वहाँ एक रिप्लेस हो जाएगा किसका कि एक्टिव अवेयरनेस का या माइंडफुलनेस का। तो माइंडफुलनेस से फिर हम जीने लगेंगे, एक्टिव अवेयरनेस से जीने लगेंगे और चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं बनेगी। और दूसरी उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि जो ब्रेन प्रोसेस जो है वो अपने आप में जो चल रही है उसके बदले में वहाँ माइंड स्टेट बन जाएगा। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल कोर्स में हमारे अंदर ब्रेन की प्रोसेस ही चलती रहती है और वो सब डिटरमिन करता है, वो सब उससे ही सारी चीज़ें बनती रहती है। पर अगर माइंड स्टेट अगर बन जाता है तो मतलब कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसको सावरिया जी की सिस्टम से समझना है तो इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि माइंड जो है वो एक कैटालिस्ट है और ब्रेन की प्रक्रिया एक अलग है। पर अभी क्या होता है कि जब माइंड अंदर आता है तो वो ब्रेन की प्रक्रिया के साथ में जुड़ जाता है, उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो माइंड स्टेट नहीं रहता है, वो फिर ब्रेन स्टेट बन जाता है। अब माइंड स्टेट क्या है कि ब्रेन अपनी प्रक्रिया कर रहा है और माइंड कैटालिस्ट के रूप में खाली वहाँ खड़ा हुआ है, वो खाली वहाँ उसकी एक प्रेजेंस ही है और माइंड वहाँ है। ये स्थिति बनती है तो ये अनइन्वॉल्वमेंट की स्थिति उसको माइंड स्टेट कहते हैं। और जो हमारा साधना का लक्ष्य है ये है
कि हम किस तरह माइंड स्टेट से जिए, न कि ब्रेन की प्रोसेस के साथ में इन्वॉल्वमेंट से जिए। तो ये समझना और ये इसको लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर ऐसा होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हमारे अंदर हो जाएगा कि ये काम अभी जो ब्रेन प्रोसेस से जीते थे उसके बदले में माइंड स्टेट से जीने लगे। एक अंदर एक अवेयरनेस से, एक विटनेस से जीना एक चालू हो जाता है। दिस concurrence of awareness with events, some may think will leave no time to do anything else, but when awareness is concurrent with phenomenon observed, then it takes no extra time at all. What is indicated is a new activity accompanying the objective organic activity. तो यहाँ क्या कहते हैं कि जब हम एक कॉन्करेंस ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि जो अवेयरनेस है उसके साथ में एक जो हमारा जुड़ाव है या हमारी सहमति है, और इस प्रकार की जो अवेयरनेस है वो जब इवेंट के साथ में जुड़ती है तो ऐसा लगता है कई लोगों को कि भाई ये तो फिर जो है उसके अंदर एक नो टाइम टू डू एनीथिंग एल्स। तो अगर इस प्रक्रिया में हम जुड़े रहेंगे तो फिर कोई और क्रिया नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इवेंट के अंदर कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई इवेंट के साथ में अवेयरनेस जोड़ेंगे तो फिर हम क्रिया कैसे करेंगे, और ये एक डाउट कई लोगों को होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हम विचार को देखने जाते हैं तो विचार ही बंद हो जाता है, हम विचार के प्रति जागृत होते तो विचार बंद हो जाता है। तो हकीकत ये नहीं है, ऐसा एक टाइम बीइंग ऐसा लगता है पर ऐसा होता नहीं है। तो हकीकत में तो जो अवेयरनेस के साथ में भी हम ये कुछ करना चाहते हैं तो कोई उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टाइम जाता नहीं है, एक और प्रक्रिया चल रही है और उसके प्रति हम जागृत होते हैं और ये पूरी फेनोमिना है उसको हम ऑब्जर्व करते जाते हैं। तो ये एक ऐसा गलत कहना होगा कि भाई हमें जागृति के साथ में करने में और समय, मतलब कि क्रिया हो रही है और हम जागृत होने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि भाई हमारा काम बिगड़ रहा है, तो पर ये जो सही ढंग से उसको समझते नहीं है वो ऐसे प्रकार के आर्ग्यूमेंट वगैरह बात करते हैं। हकीकत में तो ऐसा ही होना चाहिए कि क्रिया हो रही है और उसके साथ में जागृति है और एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन अंदर चल रहा है। और फिर इसके द्वारा कहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक एक्टिविटी फिर इसके साथ में हो जाएगी, मतलब वस्तुलक्षी जैविक प्रवृत्ति, एक ऑर्गेनिक प्रवृत्ति जिसके अंदर जीवन है, इस प्रकार की प्रवृत्ति फिर ये हो जाएगी। और इसके लिए बुद्धा ने क्या, भगवान बुद्ध ने जो एडवाइस दी थी, जो उन्होंने मीटिंग के अंदर बताई थी, थर्ड मीटिंग जो थी उसके अंदर बताई थी, वो भी देख लेते हैं। फॉलोइंग इज एन एडवाइस टू मॉन्क्स बाय बुद्धा, वेदर गोइंग आउट और रिटर्निंग द भिक्खु एक्ट्स विथ फुल अवेयरनेस, वेदर लुकिंग अहेड और लुकिंग अराउंड ही एक्ट्स विथ फुल अवेयरनेस, वेदर bending his arm or straightening it, he acts with full awareness. In taking his overrobe, ball or spare underrobe, he acts with full awareness. Whether defecating or urinating, he acts with full awareness. Whether walking, standing or sitting, he acts with full awareness. तो ये भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को जो उपदेश दिया था उसमें ये कहा था कि जो भी क्रिया करते हैं आप, वो अगर जाते हैं या वापस आते हैं तो वो सारी क्रिया अवेयरनेस के साथ होनी चाहिए। या ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, हाथ को सीधा करते हैं, बेंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, या फिर अपना जो रोब है, जो चोंगा या क्या कहते हैं, वो उसको लेते हैं, जो बॉल होता है उसको लेते हैं, छोड़ते हैं। तो सारी क्रियाएं जो है, यहाँ तक कि जो यूरिनेटिंग की जो प्रक्रिया है, पेशाब करते हैं
झाड़ और या जो डिफेकेटिंग की प्रोसेस है, वो सारी क्रियाएं जो है वो पूरी अवेयरनेस के साथ में ये सारी क्रियाएं होनी चाहिए। तो ये एक्टिव अवेयरनेस का जो मतलब है ये यहाँ इससे ये होता है कि एक्टिव अवेयरनेस क्या है कि जो चीज क्रिया होती है वहाँ ही हमारा मन है। ऐसा नहीं कि क्रिया चल रही है और मन हमारा कहीं और भटक रहा है। वहाँ एक्चुअली मन तो शब्द गलत है, वो ब्रेन है कि क्रिया चल रही है और हमारा ब्रेन गलत और जगह पर भटक रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ हमारा शरीर है वहाँ ही हमारा ब्रेन की प्रोसेस या विचार प्रक्रिया वहीं होनी चाहिए, या सेंसिंग जिसको कहते हैं वो भी वहीं होना चाहिए। दिस रॉ सेंसेशन कैन बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव अवेयरनेस। रॉ सेंसेशन मतलब कि जो संवेदनाएं हमारे जो भी संवेदनाएं उत्पन्न होती है वो सारी संवेदनाएं जो है वो हमारे एक साधना का भाग बन जाएगा, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव अवेयरनेस का साधना का एक भाग बन जाएगा। वो किसी भी प्रकार की है, जैसे कि सो आवर फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी इंक्लूड विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, पेन, इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर एंड मोमेंट्स, एंड thus we come out of the lightly hypnotized trance state we call waking। तो ये जो हमारे जो रो सेंसेशन में ये सारे एरिया आ जाएंगे, फिर वो विजन का होगा, हियरिंग का होगा, और वो सब चीज़ें जो है वो हमारे सेंसेशन को लेकर हम एक साधना का भाग बन जाएगा और हमारा ऑब्जर्वेशन का ये फील्ड भी बन जाएगा। और ऐसे करते करते धीरे धीरे जो अभी हम हिप्नोटाइज स्टेट के अंदर जीते हैं, बेहोशी की अवस्था में जो है, उसके बदले में हम वेकिंग अवस्था में यानी कि जागृति की अवस्था में फिर आ जाएंगे। जागृति की अवस्था में जीना हमारा चालू हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो प्रिवेंट डे ड्रीमिंग, फियर्स, डाउट, रॉन्ग सफर्ड दैट वी सी एंड फील ड्यूरिंग आवर वेकिंग स्टेट, अदर एक्टिविटीज, एंड दैट टू एज ए concurrent thought process. Instead, we engage ourselves in the active awareness practice. तो ये जो है वो ये होने से, एक्टिव अवेयरनेस से जीने से एक दूसरा फायदा क्या होगा कि हम ये डे ड्रीमिंग, फियर, डाउट्स वगैरह को हम दूर कर सकेंगे, उसको हम रोक सकेंगे। और जो रॉन्ग सफर्ड मतलब बिन जरूरी जो दुख हम इनवाइट करते रहते हैं, बिन जरूरी दुख हमारे अंदर आता रहता है, ये सारी चीज़ों को हम रोक सकते हैं अगर एक्टिव अवेयरनेस के साथ में। और जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं जागृति की अवस्था में, वो सारी चीज़ों को हम रोक सकते हैं। और ये जो है वो जो विचार प्रक्रिया जो है उससे भी हमारा जो है वो हमारा जो जुड़ना है वो एक अलग हो जाएगा। और उसके द्वारा हम एक्टिव अवेयरनेस के अंदर अपने आप को एंगेज कर पाएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है जो प्रैक्टिकल है और इंटरेस्टिंग भी है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह हम ये हमारे अंदर ये एक्टिव अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसके लिए 5 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। सो व्हाट इज द प्रैक्टिस, डू इट स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करना है अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, तो पहली बात ये है एट दिस ऑब्जर्व एट फर्स्ट ऑब्जर्व विदाउट बीइंग क्रिटिकल ऑफ अदर पीपल, देयर फेसेस, देयर manner of walk, sitting, talking, their heads, hands and leg movement। तो पहला क्या करना है हमें कि जब हम किसी को मिलते हैं या रास्ते में जाते हैं किसी का, तो व्यक्ति जो मिलती है हमें उसको हमें ऑब्जर्व करना है। और क्या ऑब्जर्व करना है कि उसका वो किस तरह चल रहा है, किस तरह बैठ रहा है, किस तरह बात करता है, वो हाथ पैर वगैरह किस तरह हिलाता है, उसका फेस किस तरह वो ये करता है, ये सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना है। पर इम्पोर्टेंट बात ये कि विदाउट बीइंग क्रिटिकल,
उसकी फिर इसके लिए कोई अंदर एक क्रिटिकल ये नहीं होनी चाहिए, क्रिटिक्स नहीं आनी चाहिए कि उसकी कोई हम ये नहीं करेंगे कि भाई ये कोई चीज़ को देखा तो उसके ऊपर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, चाहे बाहर या मन में, कि ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। क्रिटिकल अंदर कोई ये नहीं आनी चाहिए, उसके प्रति कोई क्रिटिकल भाव अंदर नहीं आना चाहिए। एक न्यूट्रल रह के ये सारी चीज़ों को हमें दूसरी व्यक्ति के अंदर ऑब्जर्व करना है, न कि उसकी कुछ ये करके, उसकी टीका करके। दूसरा स्टेप, नेक्स्ट, ऑब्जर्व योरसेल्फ। बी कॉन्शियस ऑफ योर वॉइस, योर हैंड्स, लेग्स एंड हेड मूवमेंट्स एंड मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस। अब इसी तरह हमें हमारे बारे में भी ये जो है वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जैसे पहले दूसरी व्यक्ति के बारे में हमने देखा, इसी तरह अब हम किस तरह बोलते हैं, चलते हैं, हमारे आवाज़ किस तरह निकलती है, हमारा हाथ पैर किस तरह हिलते रहते हैं, और इन सारी चीज़ों को एक नोट बनानी है कि भाई आज जो हमने देखा, हमारा ऑब्जर्वेशन किया, तो हमने क्या क्या हमारे बारे में ऑब्जर्व किया था, और दूसरी व्यक्ति के बारे में हमने क्या देखा था, वो भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए। ऑल्सो चेकअप फ्रॉम टाइम टू टाइम वेदर यू आर ब्रीदिंग करेक्टली, द 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। और ये तो साथ में करना ही है एक चीज़, और वो ये है कि श्वास हमारा रिदम के अंदर चल रहा है कि नहीं। तो देखो, ये एक एक्टिव अवेयरनेस की प्रक्रिया का दूसरा लाभ ये है कि दूसरी चीज़ें तो हम एक्टिव अवेयरनेस से कर लेंगे, पर साथ में जो हमारा ब्रीदिंग के प्रति ध्यान नहीं जाता है, चाहे म्यूजिक चालू होता है फिर भी हमारा ब्रीदिंग नहीं होता है, हम कोई विचारों में गुमसुम रहते हैं, तो ये इसका एक एक्टिव अवेयरनेस का फ़ायदा ये रहेगा कि हम बार बार फिर हमारे रिदमिक ब्रीदिंग के ऊपर भी आ पाएंगे और देखते रहेंगे कि भाई ब्रीदिंग भी सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ फॉर सम टाइम एंड ऑल्सो अदर पीपल विदाउट क्रिटिकल इन बोथ केसेस 1 and 2। तो कुछ समय के लिए इस तरह को हमें करना है। जैसे कि बाहर है, कहीं पर गए हैं, तो लोग किस तरह क्या कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है, फिर हम क्या कर रहे हैं किस तरह उसको भी ऑब्जर्व करना है, और दोनों चीज़ों के अंदर हमें बिना क्रिटिकल हुए ये सारी चीज़ करनी है, और इसकी एक नोट भी बनानी है। तीसरी बात, try to link some persons you have observed and some common traits in yourself and try to see in your mind's eye now you will be seen by other people। अब क्या करना है कि हमने हमारे बारे में देख लिया, दूसरे के बारे में भी देख लिया, तो दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ क्या होती है, चीज़ है या विशिष्ट चीज़ क्या है, कि भाई जैसे कि हम बोल रहे हैं इसी तरह दूसरा भी बोल रहा है, हम चल रहे हैं ऐसे ही चल रहा है, तो क्या कॉमन चीज़ है उसको हमें एक ध्यान में लाना है, उसको ऑब्जर्व करना है। और दूसरी बात ये है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका पिक्चर हमें हमारे अपने माइंड में बनाना है। मतलब आप आँख बंद करके देखिए कि सपोज मिस्टर सो एंड सो आपके बारे में सोचता होगा तो किस तरह सोचता होगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ये नहीं करते हैं कभी, क्योंकि दूसरे लोग हमारे प्रति क्या उन लोगों का विचार है, क्या उन लोगों का ख्याल है, क्या अप्रोच है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो अब हम समझ पाएंगे। नहीं तो अब जब हमें हमारी दृष्टि से देखेंगे तो हम सब कुछ सही देखेंगे कि जो हो रहा है सब ठीक ही है, कोई खास गड़बड़ है नहीं। पर जब हम दूसरे की नज़र से हमें देखने का, समझने का प्रयत्न करेंगे, तब पिक्चर कुछ और बन जाएगा। नंबर 4, सिट इन सच ए पोजिशन दैट यू कैन सी योरसेल्फ इन अ मिरर, स्पेशली व्हेन you have visitors and also during the day, and observe how you sit, talk, your facial expressions etc। अब क्या होता है कि हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है कि पर अगर हम मिरर में देख के ये सारी क्रिया कर सकते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। कि जैसे कि कोई विजिटर आया और घर के अंदर एक बड़ा शीशा भी है, तो हम जहाँ बैठते हैं वहाँ से देखते हैं
कि हम इससे के साथ बात करते हैं तो किस तरह हमारी मूवमेंट होती है, हाथ पैर हमारा किस तरह चलता है, हमारा फेस एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये चीज़ जो है वो हम इसको अगर मिरर है तो ये इस तरह का हम देख सकते हैं अपने आप को। तो ये इस तरह का भी एक पूरा ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एक चांस मिलता है। नॉर्मल कोर्स में ये हमारा ऑब्जर्वेशन में नहीं आता कि हम किस तरह बैठते हैं, किस तरह मूवमेंट कर लेते हैं, उठते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। पर अगर मिरर सामने होगा तो ये चीज़ जो है वो हम अच्छी तरह देख पाएंगे और हमारे बॉडी मूवमेंट भी हम देख पाएंगे। फिफ्थ, इफ़ यू हैव occasions to be angry, sad, depressed or being afraid, a sort of fear or uneasiness felt in your solar plexus, sit or stand before a mirror and look at your face and note if there be lines to show this. If you have observed your happy, satisfied face in your mirror, you will be able to pick up different lines of fear, anger, sadness, depression on your face with practice. अब क्या करना है कि मानो कि कोई बात ऐसी हो गई कि जिसके कारण गुस्सा आ गया या हम दुखी हो गए या डिप्रेशन आ गया, डर लग गया, ऐसा कुछ भी अगर कुछ होता है, अनइजीनेस होता है। और एक यहाँ जो सोलर प्लेक्सिस है, हमारा मणिपुर चक्र है, पेट का हिस्सा, वहाँ कुछ हमें कुछ अनइजीनेस या डर जैसा कुछ उस एरिया के अंदर लगता है तो क्या करना है, उसी दौरान हमें मिरर के पास चले जाना है और मिरर के अंदर हमें देखना है और उस दौरान देखना है कि किस प्रकार की हमारा फेस की लाइनिंग जो है, फेस के ऊपर क्या चल रहा है। तो जो कुछ चीज़ें अंदर चल रही है उसका एक रिफ्लेक्शन हमारे फेस के ऊपर, लाइन के ऊपर हमेशा आता है। व्यक्ति गुस्से हो जाता है तो उसकी एक लाइनिंग अलग बन जाती है, डिप्रेस सैड होता है तो उसकी लाइनिंग अलग बन जाती है। और अगर आपने कभी अपनी ये लाइनिंग देखी होगी पहले, या फिर आप कभी सेटिस्फाइड है, खुश है और मिरर में अपनी लाइनिंग को देखी होगी और अब देखेंगे कि अब कैसी लाइनिंग है, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है वो भी आप ये महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये एक डीप ऑब्जर्वेशन के लिए ये चीज़ है कि जब कोई चीज़ ऐसी नेगेटिव बनती है और उसके दौरान जो हमारे फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, हमारे लाइनिंग्स आ जाती है, इसको हमें ध्यान में लेना है, इसको नोट करना है। और जब हम खुश होते हैं तब भी ये चीज़ किस तरह की लाइनिंग होती है वो भी हमें ध्यान में ही हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर हम तुरंत समझ पाएंगे कि उस समय ऐसी लाइनिंग थी, देखो अब इस तरह की लाइनिंग आ गई। तो इस तरह ये हमें अपने आप में काम करना है। फॉर ए हाफ ए मिनट टेक एब्डोमिनल फास्ट डीप ब्रेथ एंड देन फॉर हाफ ए मिनट टेक चेस्ट डीप फास्ट ब्रेथ। Smile and see your face in the mirror and see whether the line or lines have disappeared. अगर ऐसी कोई स्थिति बनी है कि डिप्रेशन में है, गुस्से में है या दुखी है, और तो क्या करना चाहिए, हमें तुरंत बैठकर आधी मिनट के लिए एब्डोमिनल फास्ट ब्रीदिंग, जैसे हम सेकंड रिफाइनिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आधी मिनट के लिए ये सेकंड रिफाइनिंग एक्सरसाइज कर लो और आधे मिनट के लिए पहली रिफाइनिंग एक्सरसाइज चेस्ट से कर लो। और उसके बाद में फिर से थोड़ा स्माइल करके मिरर के अंदर देखो कि अभी कोई लाइन में चेंज आया है क्या, कि जो डिप्रेशन की लाइन थी या एंगर की लाइन थी इसके बदले में ये एक्सरसाइज किया तो कुछ फ़र्क पड़ा है कि क्या, वो देखिए। तो हो सकता है कि वो जो पुरानी लाइनिंग जो है थी वो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब वो अब आपका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा चेंज हो गया और इसके कारण वो लाइन चली गई और अब आपके अंदर नॉर्मल लाइंस फिर आ गई। पर ये प्रैक्टिस बार बार करने पर ये चीज़ें और समझ में आएगी और अच्छी तरह हो पाएगी। हाउ एंड व्हेन विल यू प्रैक्टिस दिस एक्टिव अवेयरनेस प्रैक्टिस? Whenever you are tempted to daydream or be in a reverie that takes you
in the past or into the future, and which you will still be doing concurrently. Instead of that, and indulging in such fruitless and definitely harmful exercise, practice this active awareness exercise, and besides this, give a special 10 minutes a day, preferably at home, for this practice. अब इसकी एक्टिव अवेयरनेस की प्रैक्टिस हम किस तरह कर सकते हैं? तो जब हमें कहीं हम आराम से बैठे हैं और क्या होता है कि हमें विचार में खो जाने के एक इसमें भी मज़ा आता है, तो हम विचार में खो जाने का प्रयत्न करते हैं, कोई चीज़ को याद करते हैं, फिर इसमें हम डूबे रहते हैं और चीज़, इसको डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो डे ड्रीमिंग के या फिर रेवरी मतलब कि दिवा स्वप्न, तो ये डे ड्रीमिंग या दिवा स्वप्न के अंदर अगर हमें एक जाने की इच्छा होती है कि ज़रा भूतकाल की बात को ज़रा अंदर ये कर ले, या भविष्य की जो है कोई चीज़ को अंदर ये कर ले, इस तरह का ये डे ड्रीमिंग कर लेने की अंदर इच्छा होती है, तो एंड विच यू विल स्टिल बी डूइंग कॉन्करेंटली, और अभी भी ये आप सम्मति के साथ अगर कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट एंड इंडल्जिंग इन सच फ्रूटलेस एंड डेफिनेटली हार्मफुल एक्सरसाइज। अब जब ये करते हैं तो ये तो एक फ्रूटलेस एक्सरसाइज है, उसका तो कोई परिणाम तो है नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी ये एक हार्मफुल एक्सरसाइज बन जाती है। मतलब कि हम जब डे ड्रीमिंग में पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं, भूतकाल में जाते हैं, भविष्य काल में जाते हैं, तो ये हार्मफुल एक्सरसाइज हमारे लिए बन जाती है। तो इसके बदले में हमें एक्टिव अवेयरनेस के साथ में ये चीज़ करनी है, और इसके लिए 10 मिनट रोज़ निकाल के घर में बैठना है, शांति से बैठो 10 मिनट निकाल के, और जैसे ही डे ड्रीमिंग में आप जाते हो तो उसको रोको और फिर एक्टिव अवेयरनेस को मेंटेन करो और अंदर ऑब्जर्व करते जाओ। जैसे थोड़ी देर के बाद में फिर से ये डे ड्रीमिंग चालू होने की संभावना बनेगी, फिर से एक्टिवली अवेयर बन जाओ और फिर उसको रोको और देखो कि क्या हो रहा है। तो ये एक प्रकार की एक्सरसाइज आपको करनी है कि इसके कारण क्या होगा कि हम डे ड्रीमिंग के अंदर जो एक हमारा एक स्वभाव बन गया है कि ऑल द टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम हम डे ड्रीमिंग के अंदर ही रहते हैं। डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग, ये दो चीज़ बहुत खतरनाक चीज़ है जो हमारी एनर्जी को खा जाते हैं। तो वो दोनों से परे रहने के लिए हमें एक्टिव अवेयरनेस को उपयोग करना जरूरी है। तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और ऊपर के जो 5 पॉइंट बताए हैं वो सारी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको इंटरेस्ट है कि भाई अब मुझे मैकेनिकलनेस से नहीं जीना है, मुझे ऑटोमेटिक एक मशीन की तरह नहीं जीना है, मुझे अवेयरनेस के साथ में ही जीना है। और जो प्रयत्न करना चाहते हैं, जो सिंसियर है, इनके लिए ये पेज और ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो हम बार बार डे ड्रीमिंग में वगैरह में चले जाते हैं, उससे हम निकल जाएंगे मैकेनिकल प्रक्रिया। और जैसे हम कहते हैं कि भाई कम से कम एक्सरसाइज तो हम एक्टिव अवेयरनेस के साथ करें सुबह में, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हो पाएगी। इसका अभ्यास करना, सिंसियरली करना ज़रूरी है। यहाँ रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? योग सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। सर जैसे ही डिप वॉचिंग के लिए या शांत मन से बैठते हैं, हाँ तो वो पुराने नई बहुत सारी चीजें ऐसे आने लगती है। हाँ, तो इसको कैसे कम किया जाए? नहीं, उसको कम ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारा काम खाली ऑब्जर्वेशन का है। हमारे ध्यान में आना चाहिए। जो चीज़ हमारी ध्यान से छूट जाती है वो चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि देखो एक ये विचार आया, अभी ये एक यहाँ का विचार आया, अब थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि कोई एक बात तो हमने देखी एराइजिंग और पासिंग अवे का नियम, तो कोई विचार ज़्यादा टिकेगा नहीं। अगर आप ऑब्जर्वेशन
को बनाए रखेंगे तो थोड़ी देर में देखेंगे कि एक विचार के बदले में दूसरा विचार चालू होने का प्रयत्न करेगा। तो दूसरा विचार आ रहा है तो उसको भी देखो कि अभी चलो ये विचार गया, उसके बदले में एक ये नया विचार आ रहा है, ठीक है, उसको भी देखो। फिर तीसरा विचार। हमारा काम खाली इतना ही करना है, और इतना करोगे तो अपने आप में विचार का फ्लो है वो कम होता जाएगा। उसके लिए कोई और एक्टिवली कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन ठीक ढंग से करेंगे, क्योंकि जैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मतलब आप एक्टिव अवेयरनेस के अंदर आ गए, और एक्टिव अवेयरनेस आ गई तो फिर इसका फ्लो जो है, जो हमें खींच के ले जाता है, वो अपने आप में कम हो जाएगा। तो उसके साथ में और कुछ करने का प्रयत्न मत करो, उसके ऊपर दबाव मत डालो, सिर्फ सिंपली उसको ऑब्जर्व करते रहो। और एक और एग्जांपल भी तावरिया जी देते थे कि भाई जैसे आप समंदर के किनारे घूमने जाते हो तो देखते हो कि कैसे एक ये जो एक लहर आती है उसके पीछे दूसरी आती है, तीसरी आती है, और आप शांति से देखते रहते हैं कि देखो एक ये लहर आई, वो निकल गई, अब दूसरी आई, ये निकल गई, तीसरी आई। इसी तरह हमारे विचार का भी यही है। विचार के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना है, उसके साथ में खेलना नहीं है, उसको बस न्यूट्रली देखते रहना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं। असल वो रोटेशन में अभी आते जो गया फिर आ जाता है, वो फिर ऐसे जो गया था कुछ देर के बाद ऐसा भी होता है क्या? नहीं, वो रोटेशन में मतलब कि रोटेशन में आता है उसको ब्रूडिंग कहते हैं। एक चीज है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, तो एक विचार आपका आया, फिर वो चला जाएगा, थोड़ी देर बीच में और कोई विचार आ जाएंगे, उसके बाद में सडनली फिर वही विचार आ जाएगा, क्योंकि वो झगड़े का विचार है तो उसके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वो विचार बार बार आता रहेगा, उसको ब्रूडिंग कहते हैं। तो डे ड्रीमिंग और ब्रूडिंग में इतना तफावत है। जी जी। हाँ। लेकिन अब तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हाँ। जैसे आप तो बोले कि एक्टिव और पैसिव, तो जैसे थोड़ा सा इधर उधर मन हुआ एक्सरसाइज के टाइम में, हाँ। जैसे ही फोकस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट एकदम डबल होके आता है, उसमें तो वो बात ध्यान में आ जाती है। तो ये मैंने महसूस किया है। बिल्कुल। कुछ कर रहे एक्सरसाइज, हाँ। जहाँ उस पर एक्टिवली करते हैं, हाँ। उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके, बोलो राजू भाई, क्या कहते हो? हाँ हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ बोलिए। सर अभी ये, हाँ मेरा वैसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ। नहीं है, हाँ। लेकिन मैं एक कंफर्मेशन चाहता हूँ हाँ। कि अपनी जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सर ने हमको प्रिज्म की एक्सरसाइज दी है जी, तो वो इसके लिए दी है। इसके लिए दी है, वो तो बेस्ट एक्सरसाइज है ये तो, क्योंकि बहुत पहले का पेपर है, तो उस दौरान शायद उन्होंने ये प्रिज्म इंट्रोड्यूस नहीं किया था, प्रिज्म शायद बाद में भी आया होगा, पर ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रिज्म की एक्सरसाइज ये डायरेक्ट एक्टिव अवेयरनेस की एक्सरसाइज है। इसमें आप प्रिज्म बिना एक्टिव अवेयरनेस को कर ही नहीं सकते। या तो आप प्रिज्म कर रहे हैं मतलब एक्टिव अवेयरनेस है, या फिर प्रिज्म नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति है। तो ये एकदम क्लियर कट बात है। तो प्रिज्म तो इसके लिए बेस्ट चीज़ है, और शायद ये पेपर के बाद में ये आई होगी, इसलिए ये पेपर के अंदर इसका कोई जिक्र है नहीं, पर वो एक्टिव अवेयरनेस के लिए उसका नाम ही यही है कि अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस। प्रिज्म एक्सरसाइज का नाम ही क्या है कि अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस को जो अपग्रेड करती है वो एक्सरसाइज है, वो प्रिज्म एक्सरसाइज है। तो वो तो बेस्ट है, ठीक है। दूसरा सवाल है इन दिस कनेक्शन ओनली, हाँ, कि ये अवेयरनेस जो हम प्रिज्म से करना चाहते, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, तो ये मतलब कि अपनी रिफाइनिंग या फेज या गायत्री करने के बाद करते हैं तो उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है, वो मेरा पर्सनल ऐसा लगता है। वो तो बात नेचुरल ये सबके लिए है, क्योंकि जब आप कोई भी क्रिया ये सब करते हैं तो आपका प्राण शुद्ध होता है। उस दौरान रिफाइनिंग किया, फेस किया, तो प्राण आपका शुद्ध हुआ, सतल हुआ, और उसके बाद में अगर आप प्रिज्म करते हैं तो आप पेनिट्रेटली प्रिज्म कर पाएंगे, क्योंकि उस दौरान प्राण की स्थिति ही अलग है। दूसरे टाइम के अंदर प्राण थोड़ा जो है वो थोड़ा और प्रकार का थोड़ा ये हो जाएगा। यहाँ प्राण थोड़ा शुद्ध है, सूक्ष्म है, तो एकदम आराम से आप ये जो है अवेयरनेस की प्रक्रिया के अंदर अवेयरनेस को
काफ़ी समय तक मेंटेन कर पाएंगे। तो इट इज़ बट नेचुरल एंड टू एवरीवन, ये सबका अनुभव है। हाँ, ये मेरी कंफर्मेशन मैं चाहता था। ठीक बस है, यही ठीक था। ठीक है, ओके ओके।